नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाव कारक तत्व। ये भाव कारक तत्व है क्या? भाव कारक तत्व जन्म कुंडली के 12 भावों में किस भाव का कौन सा कारक है, यानी कि हम किस भाव से क्या फलादेश कर सकते हैं, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक। भाव कारक तत्व में आपके सामने ये एक ब्लैंक चार्ट है, लेकिन यहां ब्लैंक लेने का रीजन भी है कि यदि यहां हम 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमको इस ब्लैंक चार्ट में भी पता होना चाहिए कि ये कौन से भाव इसमें कहां माना जाएगा। ये स्थायी स्थान है, जैसे कि स्थायी स्थान है, जैसे कि आप समझिए यहां ये 12 खाने दिए हुए, यहां ये 12 खाने दिए हुए हैं। इन 12 खानों में ये पहला एंटी क्लॉकवाइज हम इनको काउंट करते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब यहां नंबर कुछ भी लिखे हों, लेकिन आपको हमेशा इनको इसी तरीके से याद करना है, समझ लेना है कि ये कौन सा भाव है आपका। इसको जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हमको आगे क्या करना। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। हमारे पास में 1 से लेकर 12 तक राशियां होती हैं, ठीक है। अब आपने कभी कभी अपनी अगर जन्म कुंडली को आप ओपन करोगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कहीं पर यहाँ पर 1 लिखा होगा, कहीं 2 लिखा होगा। मैं दिखा देता हूँ, कहीं पर आपको 1 लिखा दिखेगा, इस तरह से आपके में लिखा होगा। कहीं आपके में इस तरह से लिखा होगा, किसी की जन्म कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में इस तरीके से लिखा दिखाई देगा आपको। 3 नंबर 1 पे आ गए यहाँ पर। अब आप ये कहोगे ये तीसरा भाव है, नहीं, ये भाव पहला है, राशि इसमें तीसरे नंबर की पड़ी है। ऐसे इस तरीके से ये भाव पहला है, राशि इसमें 4 नंबर की पड़ी हुई है। ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियों का क्रम होता है, किस क्रम पर कौन सी राशि है ये लिखा जाता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं जो शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर ये 7 लिखा है, कोई कहते हैं पहला भाव है, अब कोई कहते हैं ये, तो वहां वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे ये कुंभ है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा शॉर्ट में ही कि हम नंबर कैसे देते हैं। ये यहाँ पर मीन 12 राशियां होती हैं ऑलमोस्ट। अब देखिए जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 रिप्रेजेंट करता है मेष राशि को। 1 नंबर पर आती है मेष राशि, ध्यान रखिए, इनको नोट करते चलिए। 2 नंबर पर आती है वृषभ राशि, 3 नंबर पर आती है मिथुन राशि, 4 नंबर पर आती है कर्क राशि, 5 नंबर पर आती है सिंह राशि, 6 नंबर पर आती है कन्या और 7 नंबर जो लिखा हुआ है यह होती है तुला। 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक, 9 नंबर की राशि होती है धनु और 10 नंबर की राशि होती है मकर, 11 नंबर की होती है कुंभ और 12 नंबर की होती है मीन। अब ये हो गई राशियां, इनको यही क्रम मिलेगा। ये सब स्थाई मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप याद कर लीजिए कि 1 नंबर का मतलब सीधे मेष राशि। अब इसी तरीके से जैसे राशियां हैं तो इनके स्वामी भी हैं। तो 1 नंबर जो मेष है इसका स्वामी होता है मंगल, ध्यान रखिए। इसका स्वामी हो गया वृषभ का शुक्र, ये भी ध्यान रखिए।
3 नंबर का स्वामी हो गया बुध, मिथुन राशि का स्वामी बुध। 4 नंबर का स्वामी हो गया चंद्रमा, अब चंद्रमा और सूर्य के पास में एक एक राशि। 5 नंबर का स्वामी हो गया सूर्य। 6 नंबर का स्वामी फिर से बुध हो गया। अब देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यहां पर 7 नंबर जो लिखा हुआ है ये हो गया तुला, और इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। यहां भी इसका स्वामी शुक्र हो गया। इसी तरीके से जहां 8 नंबर है तो इसका स्वामी मंगल हो गया। 9 नंबर का स्वामी गुरु बृहस्पति हो गए। 10 नंबर का स्वामी शनि हो गया, और यानी कि 10 नंबर पर मकर, मकर का स्वामी शनि, और यहां पर ये कुंभ है, यहां इसका स्वामी भी शनि हो गया। यहां पर गुरु इसके स्वामी हो गए। अब आप देखिए सभी ग्रहों को 2-2 डिपार्टमेंट इस जन्म कुंडली में मिल चुके हैं, केवल और केवल सूर्य को छोड़कर और चंद्रमा को छोड़कर। इन सूर्य चंद्र को छोड़कर बाकी सभी को 2-2 भाग मिले हुए हैं। स्पष्ट है? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जो चंद्रमा है, अब सबको 2-2 घर मिले हुए हैं। बाकी के ग्रहों को देखें तो 2-2 घर मिले हुए हैं। शुक्र को 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि। इसी तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो गुरु को 2 घर मिले हुए हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि, तो सबको 2-2 घर मिले हुए हैं। बात आती है अब ये कौन से का फल ज्यादा देना पसंद करते हैं, या कौन से में इनका अच्छा प्रभाव, अधिक बलवान हो जाते हैं, थोड़े से बलवान माने जाते हैं। तो अपने मूल त्रिकोण में, इसको भी आप समझ लीजिए, मूल त्रिकोण इनका अपना मूल त्रिकोण होगा, ये मूल त्रिकोण में माने जाएंगे। अब जैसे कि मंगल मेष राशि में मूल त्रिकोण में हो गए, ये वृश्चिक में मूल नहीं होंगे, ये मेष में मूल त्रिकोण होंगे। ठीक है, फिर शुक्र को लेते हैं। अब शुक्र वृषभ में ये मेष में है। ठीक है, शुक्र जो होगे वो वृषभ राशि में मूल त्रिकोण में नहीं आएंगे, किस में आएंगे? वो तुला राशि में आएंगे, तो उनकी तुला राशि मूल त्रिकोण हो गई। मूल त्रिकोण सपोज हेड ऑफिस। अब देखिए तीसरे ये बुध हैं, बुध की मूल त्रिकोण ये नहीं होगी, बुध की मूल त्रिकोण होगी कन्या। 6 नंबर राशि में ये मूल त्रिकोण में भी होते हैं। अब मैं उच्च भी बताऊंगा इसके बाद में, लेकिन एक एक करके चीजों को क्लियर करते चलेंगे। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बिल्कुल मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। ऑलमोस्ट आज की वीडियो देखकर आप हो सकता है कि जन्म कुंडलियों का प्रेडिक्शन सेल्फ भी करने लग जाओ। अब देखिए यहां मूल त्रिकोण हमने समझ लिया, इसके बाद में हम आते हैं चंद्रमा के पास। अब चंद्रमा की ये अपनी राशि है, यहां पर स्वयं ग्रह ही होते हैं चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा अब देखिए कहां पर चंद्रमा का मूल त्रिकोण क्या है? तो चंद्रमा का मूल त्रिकोण 3 डिग्री से लेकर आगे तक जो होता है वह वृषभ राशि में अपने मूल त्रिकोण में माने जाते हैं। यहां बैठते हैं तो ये उच्च के भी बताऊंगा, 3 से ऊपर जितने होंगे ये अपने मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सूर्य अपनी ही राशि यानी कि सिंह में होंगे तो वहीं ये मूल त्रिकोण में माने जाएंगे। ठीक है, अब इनका हमने समझ लिया, इनका मूल त्रिकोण, और ये चंद्र का मूल त्रिकोण। यहां बुध का मैं बता ही चुका हूं, शुक्र का बता चुका हूं, मंगल का। गुरु को देख लेते हैं। अब गुरु बृहस्पति मीन राशि में नहीं, वो धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। इसके बाद में आते हैं शनि के पास में, और शनि की मूल त्रिकोण होती है कुंभ राशि। ठीक है, हमने मूल त्रिकोण समझ लिए। स्पष्ट है, मैं फिर से लिखूंगा नहीं तो घिचपिच हो जाएगी, ऐसे समझिए। अब हम आते हैं कि उच्च का ग्रह, मैं वहीं लिखूंगा जो कंफ्यूजन ना हो। अब ग्रह उच्च कहां पर होंगे? जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है, सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे। सूर्य के बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। अब चंद्रमा 3 डिग्री तक अगर है तो वृषभ राशि में। अब आप 2 देखकर ये कंफ्यूज मत होना ये उच्च के हैं, क्योंकि उसके बाद तो मूल त्रिकोण में ही चले जाएंगे वृषभ में, लेकिन उच्च के कहाँ होंगे? 3 डिग्री तक। इसके बाद में हम आते हैं चंद्रमा हो गए, मंगल को देखते हैं। मंगल उच्च के होंगे, कहां पर होंगे? ये शत्रु के घर में होंगे, यानी कि ये है मकर राशि में उच्च के होंगे। ठीक है,
इसी तरीके से अब हम लेंगे बुध को। बुध कहाँ पर मैंने बताया कि अपने मूल त्रिकोण में भी, अपनी उनकी स्वय राशि में। तो ये उनकी स्वय राशि भी है, मूल त्रिकोण भी है, और यहाँ पर ये बुध की उच्च राशि भी है। यहाँ पर बुध उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, अब बुध के बाद में हम आते हैं गुरु पर। तो गुरु की उच्च राशि क्या होगी? कर्क, यानी कि गुरु यहाँ पर उच्च के होंगे। इसी तरीके से अब हम आते हैं गुरु के बाद शुक्र पर। शुक्र उच्च के होंगे गुरु बृहस्पति के घर, यानी कि मीन राशि में उच्च के होंगे। इसके बाद में आते हैं शनि। तो शनि अपने मित्र शुक्र के घर में, यानी कि तुला राशि में, ये उच्च के होंगे। तो शनि यहाँ उच्च के हो जाएंगे। मोस्टली हम इन्हीं को देखें। राहु और केतु के बारे में अगर आप देखोगे तो राहु जो उच्च के होते हैं वो 2 नंबर की राशि में, जहां चंद्रमा है यहाँ पर राहु उच्च के हो जाते हैं। कुछ विद्वान 3 नंबर राशि में भी मानते हैं कि राहु उच्च के होते हैं, यानी कि मिथुन में। इसी तरीके से अपोजिट में केतु है, तो केतु धनु राशि में या वृश्चिक राशि में, या ये केतु माने जाते हैं उच्च के। ठीक है, यहां तक हम इनका समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और मैं आपको क्लियर यहां करा देता हूं, नीच का। और समझ लीजिए, अब नीच कब होंगे? नीच होंगे जब ये किसकी राशि में होंगे? मान के चलिए मैं सूर्य की बात करूं, अपने से 7वें घर में नीच होंगे जितने हैं। तो सूर्य तुला में नीच हो जाएंगे अगर बैठे हुए हैं तो। इसमें भी परम नीच और जैसी कंडीशंस आती है, परम उच्च परम नीच, लेकिन मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना समझिए मोटे मोटे तौर पर, सूर्य यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सूर्य यहाँ पर हो जाएंगे नीच के। सूर्य के बाद में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होंगे। जितने डिग्री तक ये उच्च के होते हैं उतनी डिग्री में नीच के चले जाएंगे। अपोजिट में चंद्रमा हो गए। चंद्रमा के बाद मंगल लेंगे। मंगल कहाँ पर? कर्क में नीच के होंगे। मंगल के बाद बुध को लेंगे। बुध कहाँ पर? मीन में नीच के हो जाएंगे। बुध के बाद किसको लेंगे? गुरु बृहस्पति को। गुरु बृहस्पति कहाँ पर हो जाएंगे? ये मकर राशि में नीच के हो जाएंगे। फिर शुक्र को लेंगे तो शुक्र कहाँ पर नीच के होंगे? ये 6 नंबर राशि में नीच के हो जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में। शुक्र के बाद शनि को लेंगे तो शनि 1 नंबर राशि में नीच के हो जाएंगे। इसी तरीके से राहु को लेंगे तो राहु अगर धनु राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो तो नीच के माने जाएंगे। केतु यदि मिथुन राशि में हो या वृषभ राशि में हो तो नीच के माने जाएंगे। अब मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, ये केवल राशियों से कनेक्ट करना है इनको। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं भाव के ऊपर। तो अब आप यहाँ ये मत कह देना कि ये दूसरा भाव है। ये दूसरा भाव नहीं, भाव पहला है, राशि दूसरी है, वृषभ राशि। अब जो राशि है, जैसे यहाँ पर वृषभ राशि है 2 नंबर की, अब वृषभ का स्वामी कौन? शुक्र। तो हम इस भाव को बोलते हैं लग्न भाव। ये पहला भाव है लग्न भाव। तो लग्न भाव को हम जब देखेंगे तो लग्न भाव का जो स्वामी है, लग्न भाव में जो राशि है वो तो लग्न राशि हो गई। ठीक है, उसकी लग्न हो गई। और उस लग्न राशि का जो स्वामी है वो हो गया लग्नेश। जैसे यहां पर वृषभ राशि है तो इसका जो स्वामी हुआ शुक्र हुआ। अब शुक्र कौन हो गया? लग्नेश हो गया, इस भाव का अधिपति, मालिक। दूसरे भाव के स्वामी को हम, ये दूसरा भाव धन भाव, ये आगे मैं बताऊंगा डिटेल में, बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आपको। वीडियो लंबी जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने भी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख ली, निश्चित मानिए उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको, इस एक वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा। अब यहां आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि यहां पर ये भाव यही रहेगा। इसको हम पहला भाव, इसको दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब 12वीं की जगह 1 लिखा तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि पहला हो गया, नहीं, ये भाव स्थायी रूप से 12वां रहेगा। जैसे 1 नंबर ऑलवेज मेष राशि होगी, 2 नंबर ऑलवेज वृषभ राशि होगी, 8 नंबर ऑलवेज वृश्चिक राशि होगी। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले
इन भावों में ही आपकी पूरी जिंदगी छिपी हुई है। इन भावों से ही जब कैलकुलेशन करता है कोई भी एस्ट्रोलॉजर, तो इन भावों के आधार पर ही उन सब चीजों को देखता है। आपने पूछा मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो तुरंत छठा भाव देखे क्या कंडीशन। आपके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, या आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हो। अब आप पूछोगे क्या मैं रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता हूँ, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं एक डॉक्टरेट की डिग्री ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। आप क्या देखोगे, पंचम को देखोगे, अष्टम को देखोगे। अब ये सब बातें आप जब सीख जाओगे तो अच्छे से इन बातों को समझ जाओगे और इनके आधार पर कुंडली का बड़ी आसानी से, बड़ी सटीकता के साथ में फलादेश कर सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो। देखिए, हम यहां पर शुरू से लेकर अंत तक देखें तो जो लग्न है, क्योंकि मैं पहले बात करूंगा तो लग्न भाव की बात करूंगा। अब यहां पर मैं एक ब्लैंक चार्ट लूंगा, बिल्कुल ब्लैंक। ये यहां आप देखो तो प्रथम भाव जो होगा, जिसको हम बोलते हैं लग्न, इसके कई नाम है, इस भाव को बोलेंगे लग्न भाव, प्रथम भाव, ठीक है ना। बहुत सारे खाने भाव, हाउस, ये सब चीजें बोलते हैं। पहला भाव है ये भाव करता क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। जिसकी भी जन्म कुंडली है, ये पहला भाव उसको ही रिप्रेजेंट करेगा, उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसके पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करेगा, ये पहला भाव। और इसीलिए लग्न को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि शरीर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। शरीर भी कैसा, स्वस्थ शरीर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। शरीर ही आपके पास में रोगी है, आप अस्वस्थ रहते हो और आपको कोई ना कोई चिंता, भय बना रहता है, तो आप कोई भी कर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये पहला भाव अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पहले भाव से अगर हम देखें तो ये पूरे शरीर को बताएगा, आपके पूरी बॉडी को बताएगा। तो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का भी ये भाव है, पहला भाव। सामूहिक रूप से पूरे शरीर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अब शरीर में धातु, चर्म सभी आ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर हम एक लग्न ले लेते हैं, चलिए सिंह लग्न ले लेते हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हो कि सिंह लग्न है, ये 5 नंबर है, तो लग्न हो गई सिंह और स्वामी हो गए सूर्य, लग्नेश। अब लग्नेश सूर्य जो हैं वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं आंख का, हृदय का, हड्डी का। अब जब आप देखिए कि अब ये हो चुके हैं लग्नेश, तो पूरे शरीर में जो चीज व्याप्त है उसका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा करेंगे। अब आप बताइए, आंख है तो क्या पूरे शरीर में? नहीं। आंखें, हृदय यानी कि हार्ट एक भाग विशेष में है, लेकिन हड्डियां पूरे शरीर में है। इसलिए यहां पर इस भाव के मालिक होकर सूर्य हड्डियों का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से करेंगे, व्यापक हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हम पूरे शरीर की बात करते हैं लग्न में आने के बाद में, तो वो मालिक हो जाता है पूरे शरीर का, पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसी तरीके से एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे कर्क लग्न हो, ठीक है, कर्क लग्न हो तो यहां पर लग्नेश कौन बन जाते हैं? चंद्रमा। अब चंद्रमा जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो मन का करते हैं। मन कहां से संबंधित होगा? मस्तिष्क से। छाती का करते हैं, चेस्ट का, ठीक है। और रक्त का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब ये लग्नेश हो जाएंगे तो विशेष रूप से जो शरीर में पूरे में फैली हुई चीज है वो क्या है? रक्त। तो यहां पर ये रक्त का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से करेंगे।
सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यह रक्त का ही शरीर में करने लग जाएंगे, क्योंकि ये हो चुके हैं लग्नेश। ऐसे ही हम बाकी को देखें, जैसे मंगल को देख लें। मंगल जब लग्नेश बनेंगे, अब लग्नेश कब बनेंगे? जब 1 नंबर राशि हो तब लग्नेश बन जाएंगे। अब मंगल से हम जो जो वस्तुएं देखते हैं, मंगल का प्रभाव हो गया, भाई क्या देखना है मंगल से? तो मंगल से आप किसी जातक के पट्टे देखते हो। लग्नेश बुध से आप स्किन देखते हो। लग्नेश अगर शुक्र है तो शुक्र आपके फैट देता है, तो पूरे शरीर को मोटापा दे देगा, मेद देखोगे। लग्नेश अगर शुक्र है तो शरीर में वीर्य से संबंधित ही होते हैं। लग्नेश शनि पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को क्रिएट करते हैं, नर्वस सिस्टम पर प्रभावी होते हैं। देखिए, स्किन जो है यानी कि त्वचा जो है, इसका संबंध प्रथम भाव से अगर लग्न से माना जाता है। क्यों? जब भी लग्न में सूर्य लग्न हो या फिर चंद्र लग्न हो या लग्न हो, ठीक है, इनमें जो भी स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है, वो बुध है। अगर वो लग्न में पड़ा होगा तो लग्न जो स्किन है वो दुगना प्रतिनिधित्व करेगी। पहले तो लग्न स्किन का तो करे, क्योंकि स्किन पूरे शरीर पे होती है, लेकिन अगर वहीं बुध भी आकर बैठ जाए लग्न में तो डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और अगर ऐसी कोई कंडीशन बने कि जहां पर, जैसे सपोज कीजिए हम यहीं देख लेते हैं, बुध का यहां पर इंटरफेयर हो, मतलब बुध यहां पर बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में यदि लग्न पर राहु का प्रभाव हो जाए, राहु मानकर चलिए किसी के पंचम में बैठे, तो उनकी नवम दृष्टि लग्न पर गई, या यहां पर बैठे या यहां पर बैठे, तो तीनों स्थितियां लग्न पर जाती हैं और बुध का लग्न में स्थापित हो जाना। अब आप देखिए कि यहां पर राहु कैसे हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को अनेक स्किन रोग हो सकते हैं, त्वचा विकार उसको देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने जाना, आपने सबने भी समझा कि भाई पहले भाव में ऐसी कंडीशन बनती है, क्या स्थितियां हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे, यानी कि अब हम बात करेंगे दूसरे भाव। देखिए, दूसरा भाव है ये दूसरा भाव है। अब दूसरे भाव को अगर देखें तो हम इस भाव से जो विचार करते हैं, इस भाव से हम विचार करते हैं किसी की वाणी का, किसी के धन का, वो कितना आस्तिक है यह भी दूसरा भाव ही बताता है। आप दूसरों का अगर पालन पोषण करते हो तो भी यह दूसरा भाव बताएगा। नाखूनों से संबंधित कोई समस्या है या नाखून बहुत सुंदर है तो यह भी दूसरे भाव से जान पाते हैं। खाने पीने के जो भी पदार्थ हैं, जो भी आप खाते हो, जो कुछ भी, वो सब दूसरे भाव से, खाना आपको अच्छा मिलता है, खराब मिलता है, ये सब दूसरा भाव आपको बताएगा। जीव का भी ये भाव है। आप सच और झूठ भी, वाणी का है तो सच झूठ भी यहीं से देखोगे। आंख भी आप देखोगे, और आंख भी कौन सी देखोगे? दाईं आंख। आपका कपड़ा, हीरा तांबा, मणियां मोती, और आपके अंदर का हठ भी हम दूसरे भाव से देखें, कितने आप हठी हो। और यहां से हम कुटुंब से संबंधित बातें भी देखते हैं, क्रय विक्रय यानी कि व्यापार, और आपके जो मधुर वचन हैं इनको भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। आप कितने दानशील हो, कितना दान करते हो, क्योंकि फाइनेंस आपके पास में है। अब आप उसको कितना खर्च करोगे, दान करोगे नहीं करोगे, ये भी दूसरा भाव बताएगा। और वित्त के संबंध में जो फल है, जो सहायता देता है, वो भी ये दूसरा भाव ही बताता है। मित्रता हो, कृपणता, आप कितने कंजूस हैं, आपकी कैसी क्रांति है, ये भी दूसरा भाव बताएगा। आप स्पष्ट व्याख्यान कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, तो यह भी दूसरा भाव ही आपका बताता है। कितने विनम्र हो, यह भी दूसरा भाव बताएगा।
आपके धन धान्य सभी को ये दूसरा भाव बताता है। और अपने पर आश्रित व्यक्ति भी हम दूसरे भाव से देखें कौन कौन आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी आय की विधि और जीवन शक्ति भी दूसरे भाव से ही देखें। अब देखिए ये दूसरे भाव में अगर हम विद्या का विचार करें, क्योंकि विद्या का भाव है, और कुछ जो विद्वान है वो ये भी मानते हैं कि पंचम भाव को विद्या का भाव, परंतु पंचम भाव तो बुद्धि का भाव है। और यद्यपि बुद्धि और विद्या का घनिष्ठ संबंध है, बिना भाई बुद्धि के विद्या कैसे आ जाएगी। पंचम से तो हम बुद्धि देखेंगे, आपकी बुद्धि कैसी है, और आपकी विद्या जो देखेंगे वो दूसरे भाव से देखेंगे। ठीक है। अब आपकी बुद्धि और विद्या का इतना घनिष्ठ संबंध कि एक के बिना दूसरा का आना असंभव है। देखिए अच्छी बुद्धि वाला हमेशा ज्यादा पढ़ा हुआ दिखेगा, और कुछ विद्वान चतुर्थ भाव को विद्या का भाव मानते हैं। अब देखिए चतुर्थ भाव भी भावनाओं का भाव है, विद्या का नहीं। तो हमारे विचार में जो विद्या ग्रहण शक्ति को पंचम अथवा चतुर्थ से देखा जा सकता है, परंतु विद्या की मात्रा को दूसरे भाव से ही देखा जाना चाहिए। कितनी विद्या प्राप्त होगी यह आपको दूसरे भाव से ही जानना चाहिए। भाई क्या मिलेगा आपको, कितनी होगी, दूसरा भाव बताएगा उसकी क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, आपने कितनी डिग्रियां ले रखी हैं, क्या ले रखा। वहीं अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो दूसरा भाव भोजन आदि का भी भाव है। जो भी आप खाते हो, फूड जितने भी हैं, तो जितने भी खाद्य पदार्थ हो गए, पेय पदार्थ हो गए, उनसे भी इसका संबंध होता है। और अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जितने भी जल तत्व यानी कि पेय वस्तु हैं उनके कारक माने जाते हैं। तो चंद्र लग्न में भी अगर लग्न जलीय है तो पेय हो गए यहां पर, तो ये हमें ध्यान रखना। अब देखिए शनि चंद्र और सूर्य अगर केंद्र में स्थित हो तो शराब पीने वाला और जड़ व्यक्ति उसको बना देते हैं। अगर शनि चंद्र और सूर्य केंद्र में स्थित हो तो। राहु राक्षस होने से शराबी है, और ये समुद्र मंथन की कथा से प्रसिद्ध भी है। इसलिए जहां खाने पीने के भाव यानी दूसरे भाव पर और खाने पीने के कारक यानी कि चंद्रमा पर राहु और शनि शराब पीने वाले ग्रहों का प्रभाव अगर मिलता है तो व्यक्ति शराब पीने का आदी होगा, उसको यह व्यसन होगा। तो ये हम दूसरे भाव से इन बातों को सब कुछ जान सकते हैं। इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव से हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। ये तीसरा भाव है, ये आपका तीसरा भाव है, थर्ड। तीसरा भाव अगर हम देखें तो किस किस बात का कारक है। आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना साहस है, आपके छोटे भाई बहनों का ये भाव है, पराक्रम का भाव, युद्ध का भाव है। और यहां तक ये अब आ जाते हैं कान के पास में। दूसरे भाव से आंख देखी हमने, जिह्वा देखी, इस स्थिति में हम देखेंगे कि दूसरों को अगर आप कोई ताप पहुंचाते हो तो भी यह तीसरे भाव, किसी के जीवन के स्वर्ग को भी तीसरे भाव से आप देखोगे। तीसरा भाव स्वर्ग का भी भाव है, सामर्थ्य का भी भाव है, चित्त का यानी कि मन का जो भ्रम है उसका भी ये भाव है। आपको स्वप्न कैसे आते, आप तीसरे भाव को देखिए। तीसरा भाव आपको स्वप्न का भाव, यहां पर ये सिपाही, शूरता, अपने जो बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, ये भी यहां आ जाएंगे, समाज आ जाएगा इसमें, यात्रा भी इसमें आ जाती है।
और इसमें शरीर का जो गला है यानी कि कंठ है वो भी आ जाएगा। दोषपूर्ण जो खाना पीना है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। शक्ति और धन का विभाजन जो होगा वो भी हम तीसरे भाव से ही देखें। सद्गुण आपके जितने भी हैं, विद्या, रुचि, शारीरिक बल, लाभ और देह का बढ़ना, अच्छे कुल में आपकी उत्पत्ति, नौकर और आपकी तर्जनी और अंगूठे के मध्य का भाग भी इसमें शामिल होता है। बाजू भी इसमें शामिल होती है। दास दासी, अच्छे यान आपको मिलेंगे, छोटी यात्रा, महान कार्य, अपना धर्म, ये सब इसमें आ जाते हैं। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि तीसरे भाव से आप दूसरों को ताप पहुंचाते हो। इससे संबंधित इसके पास कारक तत्व है। इसका एक उदाहरण में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हिटलर है, हिटलर की यह कुंडली में क्रूरता थी दो औरों के प्रति उसके अंदर, तो उसके बारे में बताया गया। अब शनि एक बहुत ज्यादा क्रूर ग्रह है। अगर यह कर्म स्थान पर बैठा है और इस यानी कि जो हिटलर की कुंडली में अगर आप देखोगे तो कुंडली का जो चंद्र है वो मन है और क्रूर शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी होकर पुनः क्रूरता के स्थान तृतीय में जा बैठा है। एक प्रबल स्वक्षेत्री गुरु केतु को साथ लेकर पहले ही तृतीय भाव की वीरता और क्रूरता को बढ़ा रहा है। तो मैं कुंडली आपको दिखाऊंगा कभी। तो उस कंडीशन में ये दूसरों को समस्याएं देता है। अगर कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह अपनी राशि में केतु के साथ में हो जाए तो उस भाव को विशेष बलि समझना चाहिए। यह सूत्र आप नोट करके रखें कि अगर कोई भी नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, ये अपनी ही राशि में हो और केतु इनके साथ में हो तो ये उस भाव को विशेष बलि बना देते हैं। तो यहां पर ये जब भी कुंडली देखो तो ये चीज को बिल्कुल नोटिस कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। अब बढ़ेंगे हम चतुर्थ भाव की तरफ। देखिए, पूरे 12 भावों को एक ही वीडियो में समेटना बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि वहां पर ये टॉपिक हो जाएंगे बड़े। तो हो सकता है आप ज्यादा ना देख पाओ, इसलिए मैं इसको 4 पार्ट में रखूं। तो 3 पार्ट ऑलमोस्ट हमारे, एक पार्ट हो चुका है, पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर। अगले पार्ट में हम रखेंगे चौथा घर, पांचवा घर और छठा घर। फिर तीसरे पार्ट में रखेंगे 7वां घर, 8वां घर और 9वां घर। और चौथे पार्ट में रखेंगे 10वां, 11वां और 12वां। ये क्यों रखेंगे? ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो इस पार्ट में मैं केवल 3 भाव तक का विश्लेषण कर रहा हूं और उसके बाद में हम दूसरे भाग में करेंगे 4 से 6 तक का, तीसरे में 7 से 9 तक, चौथे में 10 से 12 तक, ऐसे रखें। ये पार्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।